मैं इस समय राजौरी में हूं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब जम्मू आए, जम्मू में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और संबोधन के दौरान उन्होंने ये बात कही कि अब संभव है जम्मू कश्मीर में पहाड़ी मुख्यमंत्री। जब पहाड़ी मुख्यमंत्री की उन्होंने बात की तो पहाड़ी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग गदगद हुए। गदगद इस बात पर हुए कि जो बात आज तक जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्रियों ने कभी नहीं कही, जम्मू कश्मीर के राजनेताओं ने कभी नहीं कही, और जिस बात को जम्मू कश्मीर के नेताओं ने कभी नहीं माना, केंद्रीय गृह मंत्री में जम्मू आते हैं और उस बात को मानते हैं और पहाड़ियों की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करते हुए ये कहते हैं कि अब संभव है कि पहाड़ी मुख्यमंत्री भी होगा। और बड़ी बार उन्होंने अपने भाषण के दौरान भी पहाड़ियों का नाम लिया। पहाड़ी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग हमसे जिनकी बात हुई है, उन्होंने ये कहा कि हमें एसटी स्टेटस को लेकर जो हमारी कोशिश है, ऐसा लगता है वो कामयाब होती नजर आ रही है। वहीं पर हमने गुज्जर बकरवाल समुदाय के एक बड़े आदमी और पूर्व एडीजीपी मसूद चौधरी से भी बात की। उन्होंने कहा कि अगर पहाड़ियों को ये एसटी स्टेटस मिलता है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, मुबारक हो उनको अगर ये हो जाता है, लेकिन फिर ये भी समझने की जरूरत है कि जो लोग माली तौर पर ताकतवर हैं क्या वो भी एसटी हो जाएंगे। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, जनरल सेक्रेटरी अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में महामंत्री होते हैं, श्री विबोध गुप्ता जी। विबोध जी, पहले तो आपके चेहरे पर हंसी साफ तौर पर ये बताती कि पहाड़ियों में अगर मुख्यमंत्री ढूंढना हो तो 2-3 चेहरे ही हैं। एक जो प्रखर रूप से भारतीय जनता पार्टी में देखे जाते हैं टीवी के ऊपर दाएं बाएं, कभी आप गुलिस्तान पे हैं, कभी आप जेके मीडिया पे हैं, कभी आप स्ट्रेट लाइन पे हैं, कभी आप जम्मू संवाद पे हैं, सब जगह होते हैं आप। तस्कीन, डेली तस्कीन पर भी आपके इंटरव्यूज आते हैं। तो एक तो है श्रीमान विबोध गुप्ता जी और दूसरे हैं रविंदर रैना। तो गदगद इस बात पे है कि चॉइसेस 2 ही हैं। जुनैद जी, धन्यवाद आपका। मैं गदगद इसलिए हूं कि माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने हमें रिकॉग्नाइज किया, स्टेज से रिकॉग्नाइज किया। 5-6 बार हमारी जो कबीला है उसका नाम लिया और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर पहाड़ियों का अगला हो सकता है। ये इतिहास को देखकर उन्होंने कहा, मुझे और आपको देख के नहीं कहा। ये अगर हम इतिहास उठा के देखेंगे कि जब महाराजा हरि सिंह जी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और हमारी सेनाएं उतरी, उन्होंने मेरा राजौरी भी उन्होंने कैप्चर कर लिया था। पाकिस्तान आर्मी ने कबायलियों के बेस पे 6 महीने हम भी कैप्चर रहे थे। 6 महीने के बाद राजौरी रिकैप्चर हुआ। उसके बाद मीरपुर ने रिकैप्चर होना था, कोटली, मुजफ्फराबाद, पुलंदरी सब वापस आने थे। लेकिन चूंकि शेख अब्दुल्ला की बड़ी मित्रता थी नेहरू जी से, उन्होंने नेहरू जी से कहा कि सीज फायर कर दो और सीज फायर हो गया। और जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पूरा साइन किया, जम्मू कश्मीर का साइन किया था, वो आधा रह गया क्योंकि शेख अब्दुल्ला ये जानते थे कि अगर ये वापस आ गया तो पहाड़ी चीफ मिनिस्टर बनेगा। ये इस संदर्भ में आपसे बात कर रहा हूं। वो सारा इलाका पहाड़ी इलाका जो था, जो पहाड़ी जहां पर बोलने वाले लोग थे, पहाड़ी कबीले के लोग थे, सोशली बैकवर्ड, इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग थे। ये अगर वो खित्ता हमारे पास रहता, पूरा जम्मू कश्मीर अगर आ जाता, तो शेख अब्दुल्ला और उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी इक़्तिदार में नहीं आती, कभी वो गवर्नमेंट नहीं बना पाते, कभी वो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाते। उन्होंने नेहरू जी को इस्तेमाल करते हुए सीज फायर कर दिया, जिसके कारण पहाड़ी चीफ मिनिस्टर नहीं बन सका। माननीय अमित शाह जी को शायद वो सारा वो उनको अंदाजा होगा कि भाई ये कितनी बड़ी ज्यादती पहाड़ी लोगों के साथ हुई। जो पहाड़ी लोग 1947 के बाद जब जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बना, तब से पहाड़ी यहाँ चीफ मिनिस्टर हो सकता था, लेकिन शेख अब्दुल्ला जी की और नेहरू जी की ज्यादती के कारण पहाड़ी चीफ मिनिस्टर नहीं बना। इसलिए पहाड़ी चीफ मिनिस्टर की अगर उन्होंने बात की, इसलिए हम गदगद हैं। लेकिन उसमें एक बात तो सत्य है ना कि एक भारतीय जनता पार्टी में देखना हो तो 2-3 ही नाम सामने हैं, या तो विबोध गुप्ता है या रविंदर रैना है। ये भी तो थोड़ा सा आपको अपने आप में ना सुकून देता होगा कि भाई ज्यादा चॉइसेस नहीं है। नहीं, देखिए, ये तो हमारे बड़े नेता बैठे हैं। माननीय होम मिनिस्टर जी ने किस संदर्भ में बोला, वो उनका स्टेज से ऐसा बोलना, आपने देखा कि वहां पर जो पहाड़ी कबीले के लोग आए हुए थे वो सारे गदगद हुए। और आप ये देखें कि
पहले दिन राजौरी के अंदर 4 से 5 हजार पहाड़ी कबीले के लोग तैयार थे, गाड़ियां बस स्टैंड पे तैयार थी जम्मू जाने के लिए। बीच में बारिश होने के कारण और वो मौसम खराब होने के कारण रैली कैंसिल हो गई। और कैंसिल क्या हो गई, उसके जगह स्पेस बदल दी गई, उसको यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में शिफ्ट कर दिया गया, जिसके कारण वो पहाड़ी कबीले के लोग जम्मू नहीं आए। लेकिन एक बड़ी संख्या में लोग जो है वो आज पहाड़ी कबीले के लोग जो हैं उनको उम्मीद है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से, माननीय अमित शाह जी से, कि जो एक स्ट्रगल पहाड़ी कबीला कर रहा है। मैं आपको आज एक बात और बताऊं, 1989 में जब जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया कि कुछ कबीलों को यहाँ पर एसटी का दर्जा मिलना चाहिए, उसमें पहाड़ी नंबर 1 पे लिखे गए थे, स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पर लिखा था। नंबर 2 पे बकरवाल थे, नंबर 3 पे गुज्जर थे, फिर गद्दी, सिप्पी, शीना, इस पूरी एक लाइन थी। लेकिन चूंकि पहाड़ी कबीले के लोगों को दिल्ली में सपोर्ट नहीं थी, वहाँ बड़े ऐसे लोग बैठे थे जो हमारी सपोर्ट में नहीं थे, इसलिए पहाड़ी कबीले का नाम 1989 में जब स्टेट गवर्नमेंट ने भेजा, उनको काट कर बाकियों को दे दी गई थी। तब से एक स्ट्रगल चल रही है, एक लड़ाई चल रही है, और वो आज एक बिल्कुल एक आखिरी मरहले पे है। और आने वाले दिनों के अंदर जिस ढंग से हमारा डेपुटेशन जो है वो मिला था, और उन डेपुटेशन के अंदर माननीय अमित शाह जी ने ये बात बोली थी कि भाई मुझे अपनी कमिटमेंट है, हम आप कमिटमेंट पे खड़े उतरेंगे। इसलिए मेरा ये कहना है कि चीफ मिनिस्टर की जो बात उन्होंने कही, उसमें चीफ मिनिस्टर कोई भी बन सकता है, किसी कोई बन। ये मुझे बताइएगा कि क्या आप ये मान के चलें कि जल्द ही आपको एसटी स्टेटस जो है वो मिल जाएगा? देखिए, मैं तो इस बारे में अभी कोई बात नहीं बोल सकता, क्योंकि होम मिनिस्ट्री से माननीय अमित शाह जी, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने खुलकर जब पहाड़ी कबीले का 6 बार नाम लिया, खुलकर उन्होंने कहा कि अगला चीफ मिनिस्टर पहाड़ी होगा, खुलकर उन्होंने कहा, डेपुटेशन को कहा कि हमारी जो एक कमिटमेंट है वो हम पूरी करेंगे, तो इससे लगता है कि मिलेगा। लेकिन देखो, जब तक कोई चीज़ फाइनल नहीं हो जाती, जब तक कोई चीज़ हो नहीं जाती, तब तक हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अलबत्ता पहाड़ी कबीले के अंदर एक खुशी की लहर है कि पहली बार उनको रिकॉग्नाइज किया गया। और उसके साथ साथ जो 4% रिजर्वेशन स्टेट की नौकरियों में मिली, स्टेट के प्रोफेशनल कॉलेजेस में मिली, उसमें इन दिनों के अंदर जितनी भी हमारी नौकरियां निकल रही हैं, भरपूर इस 4% का फायदा जो है पहाड़ी बच्चों को मिल रहा है। जैसे आपने कहा कि पहाड़ी बच्चों को ये फायदा मिल रहा है, आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि एसटी स्टेटस मिलने के बाद ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी कोई सीटें जो हैं शेड्यूल ट्राइब रिजर्व होने वाली हैं। मेरी बात मसूद चौधरी से हुई थी, उन्होंने ये कहा कि जो एसटी रिजर्व सीटें हैं वहाँ पर अगर आप समुदाय के हिसाब से देखें तो ये तो गुज्जर बकरवाल कबीले के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आप एसटी स्टेटस ले भी लें, उसके बाद अगर आप ये सोचते हैं कि स्टेटस लेने के बाद जो है आपके एमएलए बन जाएंगे, इसकी संभावना बड़ी कम है। एमएलएओं का पहले हिसाब किताब राजौरी पुंछ के इलाके में जैसा था वैसा ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही कि हम लोगों ने जिन्होंने एसटी स्टेटस ले लिया है और इतना पुराना हमको एसटी स्टेटस मिला हुआ है, तो हमने कौन से बड़े तीर मार दिए, आज भी बहुत बड़ी तादाद में हमारा समुदाय जो है पहाड़ों पर जा रहा है। देखिए, चौधरी मसूद जो हैं वो हमारे बुजुर्ग हैं। जिस ढंग से उन्होंने सर्व किया राजौरी पुंछ को, जिस ढंग से बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने काम किया और उस यूनिवर्सिटी को खड़ा किया, मैं तो हमेशा उनको सैल्यूट करता हूँ। ये ठीक बात है कि वो एक बड़े गुज्जर नेता है। मैं खाली पहाड़ी नेता नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री हूँ। हमें तो हर समुदाय के लोगों के वोट लेने हैं। देखिए, गुज्जर समाज के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अमित शाह जी ने दिया। मगर हो सकता है वो नाराज हो जाएं, जब हो सकता है वो नाराज हो जाएं कि जी आपने हमारा हिस्सा छीन लिया। चौधरी मसूद जी के इंटरव्यू में जो आपने लिया, तस्कीन वालों ने लिया, उन्होंने साफ लफ्जों में बोला कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गुज्जर समाज को नहीं जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने वो किया जो 70 साल हमें नहीं मिला, कि इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट जो बैन थी वो हटा दी। जंगलों के अंदर हमारे गुज्जर बकरवाल भाई जो बैठे हुए थे, उनको ट्रेस पासर कहा जाता था, उनको फॉरेस्ट प्रोटेक्शन राइट के तहत उनको चिट्ठियां दी गई, उनको मालकाना उनको दिया गया कि भाई आप यहाँ बैठ सकते हैं, हक है वहां बैठने का। उनको आज बीडीसी देखें, आज डीडीसी देखें, आज आप पंच देखें, आज आप सरपंच देखें, आज आप कारपोरेटर देखें, हमारे गुज्जर बकरवाल समाज के लोग राजौरी और पुंछ में दोनों सीटें जो हैं वो चेयरमैन की रिजर्व होगी डीडीसी चेयरपर्सन के लिए। ये किसकी देन है? हमारा
हम ये कहते हैं कि हमारे लिए जब जो गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी लोगों का इशू खत्म हो जाएगा, ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, जब सब एसटी हो जाएंगे, एक फोर्स बनेगी, वो जो फोर्स बनेगी वो रूल करेगी। सवाल ये पैदा होता है कि राजौरी, पुंछ, उड़ी, केरन, करनाल के अंदर अगर हम गुल अरनास की बात करें, अगर हम वहां पर नगरोटा की बात करें, अगर हम कुल मिलाकर जब एसटी का सारा मामला हल हो जाएगा और बराबर एक लड़ाई जो है वो खत्म हो जाएगी, 25 सीटें जो हैं एसटी समाज की आएंगी। 25 सीटें उस एसटी समाज में गुज्जर समाज के लोग भी होंगे, पहाड़ी समाज के लोग होंगे। एक बड़ा रोल आने वाले दिनों के अंदर जम्मू कश्मीर की राजनीति के अंदर, जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर हम एसटी समाज का रहेगा। मुझे ये बताइएगा कि ये भी मैंने समझना है, मैं सैयद हूँ और सैयदों को माना जाता है, ये हालांकि मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ को ना मानता हूँ ना ही इस चीज़ को सब्सक्राइब करता हूँ, जात पात में मैं बिल्कुल यकीन नहीं रखता। माना ही जाता है जी सैयद जो है ये मुसलमान में माने जाते हैं अपर कास्ट, सबसे ऊपर वाली क्लास यही है जी। ठीक है जी, मैं भी पहाड़ी हो जाऊंगा, मैं भी क्या कहते हैं रिजर्वेशन में आ जाऊंगा, और उसके बाद इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन देकर ऑलरेडी 8 लाख तक जो लोग कमाते हैं साल का, वो तो उनके बच्चे तो रिजर्वेशन में आ गए। अब पहाड़ी में जो है, जब राजौरी की बात करेंगे तो सैयद भी आएंगे, ताकतवर सैयद भी आएंगे, पुंछ के भी आएंगे, महाजन भी आएंगे, बाकी लोग भी आएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि अब तो सारे रिजर्व हो गए, तो बचा कौन फिर? देखिए, आप एक बात हमको समझनी पड़ेगी कि ये जो राजौरी, पुंछ, उड़ी, केरन, करनाल जो एक पूरी रिज है, ये एक पहाड़ी कबीले की रिज है। इसमें अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। ये एक गुलदस्ता है। इसमें आप देखिए, आप सबको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। नहीं, सबको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। वो क्योंकि राइट है ना, ये सबका राइट है। सब लोग यहाँ पर बॉर्डर के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं, बॉर्डर के ऊपर जो टेंशन होती है वो आर्मी के बाद। लेकिन जो इकोनॉमिकली ताकतवर है, 5-6 होटलों का मालिक है, अच्छा खासा कमा रहा है, उसका बच्चा कल इम्तिहान देने के लिए बैठेगा, वो भी क्या कहते हैं रिजर्वेशन का एंजॉय करेगा। क्या ही सही है? मेरा ये कहना है और मेरा ये मानना है कि या तो क्रीमी लेयर को एक बार कर दिया जाए, कोई इशू नहीं, वो सब में हो जाना चाहिए, जितनी हाँ जितनी रिजर्वेशंस हैं, जिनको भी रिजर्व, जो लोग रिजर्व हैं, जिनके मतलब कि कोई IAS एक बार बन चुका है, एक बार डॉक्टर बन चुका है, एक बार वो IPS कर चुका है, एक फैमिली का एक मेंबर, निकाल देना चाहिए, कोई इशू नहीं है। उसके ऊपर अगर कोई कॉमन एक मापदंड बनता है, कॉमन लाइन ऑफ एक्शन बनता है कि भाई क्रीमी लेयर, वो फिर चाहे ST है, चाहे पहाड़ी है, चाहे गद्दी है, चाहे सिप्पी है, चाहे और जितनी भी रिजर्वेशंस हैं, उन रिजर्वेशंस के अंदर अगर क्रीमी लेयर बनती है तो पहाड़ियों को अगर ST मिलता है तो उनमें भी बनती है, तो कोई इतराज नहीं है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर कहीं ये सारी चीज सबके लिए बराबर होनी चाहिए। मेरा इतना ही कहना है कि ये राजौरी, पुंछ, उड़ी, केरन, करनाल के जो लोग हैं, ये हमेशा देश के साथ खड़े रहे हैं। अभी आपने देखा कि क्रिकेट का मैच हुआ, ठीक है, हमने देखा कि भाई कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, लेकिन राजौरी, पुंछ, उड़ी, केरन, करनाल में आपको कहीं कुछ नहीं नजर आया। अगर यहाँ मेडिकल कॉलेज में भी नजर आया तो वो हमारी कश्मीर की एक बच्ची थी। ठीक है, कुल मिलाकर हमारा ये कहना है कि ये एक ऐसी फोर्स है जो फोर्स देश के साथ खड़ी है, और अगर ये अपनी एक डिमांड को लेकर इतने सालों से एक लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अगर उनकी डिमांड को पूरा किया जाता है और अमित शाह जी ने अगर अपनी इस रैली में उनको रिकॉग्नाइज किया है, जिससे कि सब लोग गदगद भी हैं, पहाड़ी गदगद भी हैं, रिकॉग्नाइज किया है, तो बुरी बात नहीं है। आखिर उनके पास इनपुट्स हैं, वो हमारे माननीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने कोई किस संदर्भ में बोला, कैसे बोला, पहाड़ी चीफ मिनिस्टर की उन्होंने बात कही, ये सारी बातें हमारे लिए एक स्वाभिमान की बात है, एक गौरव की बात है। मुझे बताइएगा, पुंछ में आज 19वां दिन है, आज भी मैं पूछ रहा था जी, मैं रास्ता खुला सोरनकोट वाला, तो जो रास्ता 1.5 घंटे में आप तय करते थे, उसी रास्ते को अब 3.5 घंटे में आपको तय करना पड़ता है अगर आपको पुंछ जाना है। तो विभोज जी, आपसे जानना चाहूँगा पुलिस की क्या स्ट्रेटजी, और इतने दिन प्रेशर पड़ने के बाद कल एकजुट जम्मू ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जम्मू में बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें भी उन्होंने कहा कमाल की बात है, आप ये भी नहीं बताते कितने आतंकवादी हैं वहां पर। 19 दिन हो गए हैं, आम लोग परेशान हैं, अभी भी एनकाउंटर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आपसे जानना चाहूंगा, आपने कहा आएंगे ही नहीं, अब आ भी गए हैं और जंगलों में हैं भी वो, और हम इतने दिनों से एनकाउंटर भी कर रहे हैं और आम लोगों को भी परेशान कर रहे हैं, ये समझ से बाहर है। आम आदमी यही जानना चाहता है कि आतंकवाद तो खत्म होना चाहिए था, ये पुंछ में हो क्या रहा है? देखिए, पहले तो आतंकवाद खत्म की अगर आप बात करते हैं तो वो खत्म ही है, वो खात्मे की तरफ जा रहा है। आप अगर देखें तो
आज पत्थरबाजी खत्म है ना, ठीक है। आज हुर्रियत का वो कैलेंडर बंद है। नहीं, रजौरी वाले वैसे भी पत्थर नहीं मारते थे, पुंछ वाले भी नहीं मारते थे, ये पत्थर उस तरफ चलते थे। सारी बात, जब आतंकवाद की बात होगी तो पूरे जम्मू कश्मीर के आतंकवाद की बात होगी, खाली रजौरी पुंछ के आतंकवाद की बात नहीं ना होगी। मेरा ये कहना है कि आज बुरहान बारी के जो फादर हैं उन्होंने भी तिरंगा लहराया। आज गिलानी के उस लास्ट जो उसकी रस्म थी वहां पर भी लोग नहीं गए। कुल मिलाकर लोगों का रुझान बदल रहा है। ये ठीक है कि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा पड़ोसी हमें मिल चुका है जिसको ना तो हम बदल सकते, ठीक है, ना ही कोई, वो एक ऐसी हमारे लिए बीमारी बन चुका है कि वो चाहता है कि भाई जम्मू कश्मीर डिस्टर्ब रहे, क्योंकि वो परेशान है कि उसकी सारी मेहनत जब 370 और 35 से हटा तो उसको ये लगा कि मेरी सारी मेहनत खत्म हो गई। जो मैं जम्मू कश्मीर को डिस्प्यूटेड कहता था वो चीज़ खत्म हो गई। और यहाँ पर जो आतंकवादी आए हैं, यहाँ ऊपर आप अगर जब जा रही है, आप देख के आना उन पहाड़ों के टेरेन को देख के आना कि अब ये भी चाहते हैं हम लोग कि सिविल कैजुअलिटी ना हो, कि सिविल लोग ना मारे जाएं। वो भी एक कारण है कि जब गोलाबारी होगी, जब अंधाधुंध गोले चलेंगे, जब ये सारा कुछ होगा, फिर सिविल लोग भी मरेंगे। उस समय भी क्राई होगी कि सिविल लोग मारे गए हैं। हमारी सेनाओं ने सिविल लोगों, पुलिस ने सिविल लोगों को भी बचाना है, आतंकवाद से भी मुकाबला करना है। ये ठीक बात है कि जो सुनने में आ रहा है कि 2 से लेकर 3 आतंकवादी जो हैं वो हैं, और आज हैं भी हैं कि नहीं है अभी, क्योंकि जिस ढंग से अभी उनका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। वो मारे जा चुके हैं, जंगलों में अभी ढूंढा जा रहा है उनको। AK-47 भी वहाँ पर मिली, लेकिन उनके साथ कोई डेड बॉडी नहीं मिली वहाँ पर। मैं जुनैद जी आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज को अप्रिशिएट करना चाहिए। जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो इतनी ताकतवर पुलिस, तो मैं सब स्टेट्स की पुलिस ताकतवर होती है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस जो जिस ढंग से अपने परिवार को, अपने बच्चों को दांव पे लगाकर आतंकवाद का मुकाबला कर रहे हैं, तो हमें कोई साइन ऑफ इंटरोगेशन उसके ऊपर नहीं खड़ा करना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा कि जल्दी ही ये जो एक डेडलॉक बना हुआ है रजौरी पुंछ के अंदर आतंकवादियों वाला, जल्दी खत्म होगा। अंत में आपसे ही जानना चाहूँगा कि रजौरी में, डोडा में कल एक हादसा हुआ, उस हादसे में कुछ लोग जख्मी हुए, 7 लोगों को एयरलिफ्ट करके जीएमसी जम्मू पहुंचाना पड़ा। जीएमसी रजौरी आपके पास है। रजौरी में अगर कोविड के केसेस बढ़ जाते हैं और कोई क्रिटिकल हो जाता है तो उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू पहुंचाते हैं। मुझे ये बताइए, उसके अलावा मैं अभी ये भी सुन रहा था कि बहुत सारी सड़कों का काम रजौरी में चल रहा है और अन्य कई काम हो रहे हैं। लेकिन विभोद जी, क्या आप आज मानेंगे कि अभी भी 7 सालों के अंदर आपने कोशिशें बड़ी की, अभी भी बहुत कुछ करना रजौरी में बाकी है? अभी भी बहुत सारी परेशानियां रजौरी में ऐसी हैं जिनको हल करना है। यहाँ कोई डिग्री कॉलेज का सुना मैंने एक मसला है, वो डिग्री कॉलेज की कहीं पे लैंड आइडेंटिफाई की गई, बनाया कहीं और जा रहा है, कुछ इस तरह का भी मसला है। फिर आपका यहाँ पर एक वो हेडक्वार्टर बनना था जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर और बाकी तमाम दफातर जो एक जगह होने चाहिए, वहाँ भी कहते कोई ज़मीन का झगड़ा है, वो भी नहीं बन रहा। तो आपसे जानना चाहूँगा, ये जो सारी दिक्कतें हैं, इनको आप कब तक दूर करेंगे, या यही खींचतान चलती रहेगी और इसी खींचतान में चीज़ें इसी तरीके से डिले होती रहेंगी? देखिए, जहाँ तक मेडिकल कॉलेज की बात है, उसकी फंक्शनिंग बड़ी अच्छी चल रही है। कोविड के दौरान मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं आई। ऑक्सीजन की कमी से कोई डेथ यहाँ पर नहीं हुई। ये ठीक है कि रजौरी के अंदर डेथ्स बहुत हुई, उसके कारण और 10 हो सकते हैं, उसके कारण लेट पहुंचना भी हो सकता है, उसका कारण वहाँ लेट अटेंड करना भी हो सकता है। उन कारणों में आज जाना ठीक नहीं है। वो एक हम आज दुखद घटना से सुखद एहसास की तरफ आ चुके हैं, हम उसको याद नहीं करना चाहते। सिविल सचिवालय यहाँ बना था, मैंने पहले मेडिकल कॉलेज में वो जो है वो ऑक्सीजन की कमी से किसी की डेथ नहीं हुई। दूसरी बात आपने कही कि यहाँ पर जो मिनी सेक्रेटरीट की बात है, देखिए मिनी सेक्रेटरीट जहाँ बन रहा था ना, वो कंजेशन में है एरिया। मिनी सेक्रेटरीट में बुद्धल के लोगों ने भी आना है, कालाकोट के लोगों ने भी आना है, कोटरंका के लोगों ने भी आना है, मंजाकोट के लोगों ने भी आना है, DKG के लोगों ने भी आना है, वहाँ पर निशारा के लोगों ने भी आना है, सुंदरबनी के लोगों ने भी आना है। वो एक सेंट्रल प्लेस में होना चाहिए था। हमने उसके लिए एक रिजेंटमेंट शो की थी जब MLC था। मैंने कहा था कि ये यहाँ पर नहीं बनना चाहिए। और उस समय हमारी जो चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती जी ने 3 मिनिस्टर्स की एक कमेटी बना दी थी, हेडेड बाय डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर निर्मल सिंह जी। यहाँ 2 मिनिस्टर्स साहब आज यहाँ पर आए थे। उन्होंने लास्ट जगह जो फाइनल की अपनी ऑब्जर्वेशन में, वो फाइनल की जो इस समय DC ऑफिस है। जब उसको इंटर करते हैं और इंटर करते समय उसकी लेफ्ट साइड में, राइट साइड पड़ी ना, लेफ्ट साइड में PWD का एक बड़ा पुराना कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर फाइनल हो गया कि वहाँ पर मिनी सेक्रेटरीट जो है बनेगा।
और महबूबा मुफ्ती जी पत्थर रखने के लिए भी आ गई, पत्थर बन भी गया। शायद इकबाल डिप्टी कमिश्नर थे, लेकिन सुबह ना जाने क्या हुआ, क्या प्रेशर बिल्ट हुआ पीडीपी की तरफ से, तो उन्होंने वो पत्थर वहां पर नहीं रखा। हम आज भी कहते हैं कि सूटेबल जगह वहां पर है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के साथ जो जगह है वहां मिनी सेक्रेटेरिएट बने, तो वो सबके लिए वायबल है, सबके लिए ठीक है। मैं ये कहता हूं कि अगर आप इसकी टोपोग्राफी को जानते होंगे, अगर मंजा कोट से कोई हमारा साथी आएगा जिसको मिनी सेक्रेटेरिएट में जाना है, उसको पहले मंडी उतरना है, फिर मंडी से उसको ऑटो करना है, ऑटो को 50 रुपए देने हैं, फिर उस लोकेशन पे पहुंचना है। वो इतनी जैमिंग है, इतना हॉस्पिटल में पहुंचने के लिए हम जब वो हॉस्पिटल जो बना ना, तब हमने भी कहा, उस समय भी हमने कहा था कि वो जो है उस वहां पर कंजेशन रहेगी। आज भी लोगों को बड़ी हॉस्पिटल पहुंचने में भी प्रॉब्लम होती है, लिहाजा सूटेबल जो जगह उस समय फाइनल की गई। आज भी मिनी सेक्रेटेरिएट वहां पर बने, हम उसका वेलकम करते हैं और बनना चाहिए। लेट हो चुका है, जल्दी बनना चाहिए। और दूसरी एक और बात मैं बताऊं, आज जब देखिए कि शिक्षा के क्षेत्र में रोज नई नई बातें आ रही हैं। अब वो जो मिनी सेक्रेटेरिएट बन रहा था वो वहां पर डीआईसी की बिल्डिंग में बन रहा था। डीआईसी की बिल्डिंग के अंदर बिना एनओसी एजुकेशन डिपार्टमेंट के वो बन रहा था। डीआईसी का कल कोई और बड़ा प्रोजेक्ट दिल्ली से आ जाता है तो डीआईसी वहां से आधा अपना प्रोजेक्ट कहीं और शिफ्ट करेगी क्या? अब डीआईसी की जो जगह है वहां 50 साल के बाद वहां उनको वो जगह भी थोड़ी पड़ेगी। अब उस जगह के ऊपर मिनी सेक्रेटेरिएट बनाकर उसको भी डिफंक्ट करना अच्छी बात नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये एडमिनिस्ट्रेशन को जरूर कहना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी मिनी सेक्रेटेरिएट का काम शुरू करें और जो जगह उस समय कमेटी ने फाइनल की थी डीसी ऑफिस के साथ वहां पर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के नेता और महामंत्री विबोध गुप्ता। पहाड़ियों को लेकर उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मांग इस इलाके के लोगों की लंबे चौड़े समय से चलती आ रही है। अगर गृह मंत्री ने इस मांग को स्वीकारा है, माना है, तो इंतजार करना चाहिए, देखना चाहिए कि कब तक केंद्र सरकार पहाड़ियों को भी एसटी में शामिल करती है। लेकिन पहाड़ियों के एसटी में स्टेटस में शामिल होने के बाद क्या ये गुज्जर बकरवाल समुदाय और पहाड़ियों के बीच में जो खींचतान राजौरी पुंछ में एक लंबे समय से चलती आई है, खत्म होगी या नहीं, इस पर हमारी नजर रहेगी।